Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 14th of November. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for Study Score Official. You will get the PDF there. Let's start with the first topic of today. Now, it is about Naxalism. Now, there has been an encounter done by Maharashtra police against Naxalites. Okay? It has been done in Gadchiroli district, that is in Maharashtra. Now, if you will see this particular map, you will see that this is Chhattisgarh. Okay? Now, this is Chhattisgarh, this is MP, this is Maharashtra, and this is Andhra. So, and here it is Gadchiroli district. Now, this particular district is at the confluence of Chhattisgarh, Maharashtra, and Andhra. So, it is at the tri-junction of these three states. Okay. Now, let's talk about this topic. Now, this is at the confluence of Maharashtra, Chhattisgarh, and Andhra. Now, 26 Naxals have been recently killed in an encounter with Maharashtra police. Now, there is a forest area at that particular place that is called as Mardin Tola Forest. It is in that very district, that is Gadchiroli district. ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है. इसके अलावा द महाराष्ट्र पुलिस का कौन सा डिपार्टमेंट था जो इस पर्टिकुलर एनकाउंटर में इन्वॉल्व था? दैट वाज C60 पुलिस कमांडोज. नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट C60 फोर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैक कमांडोज. नाउ उनका मेन काम यही है कि जितना नक्सलिज्म और माओइज्म जितना भी महाराष्ट्र के एरिया में फैल रहा है उससे फाइट करना है. दे आर दे वर सेटअप इन 1990 और तब से वो फाइट करते आ रहे हैं लगातार. नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इसका उनको स्पेशल ऑपरेशन दिया गया है. गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली उन्हें फाइट करना है अगेंस्ट नक्सलिज्म. नाउ जिस तरह C60 फोर्सेस महाराष्ट्र के अंदर है उस तरह ही ग्रे हाउंड फोर्सेस आप देख सकते हैं तेलंगाना के अंदर है. एंड SOG स्पेशल यूनिट्स देयर इन आंध्रा. नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए C60 जो है महाराष्ट्र में है, ग्रे हाउंड तेलंगाना में है, एंड SOG जो है वो आंध्रा में है. 1980s में क्या हुआ था, नक्सलिज्म लगातार आंध्रा से महाराष्ट्र की तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था. उसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट था दैट वाज नेम्ड चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट. वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नेशनल वॉयलेंस की तरफ जा रहा था बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म. तो चंद्रपुर को डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड कर गया था. ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो निकला था दैट इज कॉल्ड एज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. ठीक है, नाउ टोटल 60 कमांडोज का ये फोर्स बनाया गया था, इसके लिए इसका नाम C60 रखा गया था. सो कमांडोज ऑफ 60. नाउ इसकी खास बात ये है कि देखिए नक्सलिज्म जो नक्सलाइट्स हैं वो जिस पर्टिकुलर एरिया से अपने फाइटर्स को उठाते थे, ठीक है, नक्सलाइट्स जिस पर्टिकुलर एरिया से अपने लोगों को उठाते हैं, मतलब अपने लिए जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं, सेम उसी पर्टिकुलर एरिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने C60 को उठाया है. ठीक है, मतलब उसी एरिया से 60 बंदे ऐसे चूज़ किए गए जो कि कमांडोज, जिनको कमांडोज बनाए गए और जो इन नक्सलिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं. सो ये टोटल 60% हैं जो कि सेम एरिया से उठाए गए हैं जहाँ से नक्सलिज्म, जहाँ पे नक्सलाइट्स जो हैं अपने लोगों को उठाते हैं. इससे दो फायदा है. पहली बात तो देखिए ये सेम उसी उसी कास्ट के लोग हैं, उसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के लोग हैं जिसके कि वो नक्सलाइट्स हैं. इससे कारण क्या होता है, वो एरिया और जंगल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये कमांडोज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है. एंड सेकंड चीज़ ये है कि ये लोकल पॉपुलेशन से बहुत अच्छी तरीके से मिले जुले होते हैं, वो इजीली कन्वर्स कर पाते हैं, उनको लैंग्वेज आता है, वो जानते हैं, इसलिए वो बेटर तरीके से इक्विप कर पाते हैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं अगेंस्ट नक्सलाइट्स. ठीक है, अब देखिए नक्सलिज्म लगातार इंक्रीज होता जा रहा था. तो 1994 में C60 का ही सेकंड ब्रांच एक खोल दिया गया था. ठीक है, उसका मोटो रखा गया था वीर भोग्य वसुंधरा. इसका मतलब है द ब्रेव विंस द अर्थ. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट को एक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट एक फाइट की तरह इसको प्रोजेक्ट किया गया था कि हम नक्सलिज्म से जो फाइट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु आर ट्राइंग टू पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट. ठीक है, नाउ C60 दे आर क्वालिफाइड फॉर कॉम्बैट इन ऑपरेशंस इन डिफिकल्ट बैकग्राउंड्स. जैसे कि अगर कोई डेंस फॉरेस्ट का एरिया है या फिर हिली टेरेन्स का एरिया है, उन एरियाज में भी ये फाइट करके प्रॉपरली रिजल्ट्स ला सकते हैं बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट इन दीज एरियाज. ठीक है, नाउ इसके अलावा देखिए नक्सलिज्म के ऊपर हमने अभी अभी क्वेश्चन किया. ठीक है, इसके डिस्कस किया, ये GS पेपर 3 का पार्ट था. हमने देखा कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था. देखिए प्रीलिम्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तीन डिफरेंट फोर्सेस है, कौन सी फोर्सेस कहाँ पे इक्विप्ड है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है. C60 इज इन महाराष्ट्र, ग्रे हाउंड्स आर इन तेलंगाना, एंड SOG फोर्सेस दे आर इन आंध्रा. अब अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस के लिए देखिए यहाँ पर नक्सलिज्म में 2015 में GS पेपर 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था नक्सलिज्म से रिलेटेड. द परसिस्टिंग ड्राइव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज हैव रिजल्टेड इन आइसोलेटिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द फार्मर्स हु फेस मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स विद मलकानगिरी एंड नक्सलबारी फोकाई. तो बोला गया है कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने जाती है तो क्या करती है, वहाँ की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर देती है. वो पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करने के कारण जितने भी वो वहाँ के ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं खुद को मलकानगिरी या नक्सलबारी फोकस के कारण, मतलब लोगों के साथ. मलकानगिरी एंड नक्सलबारी ध्यान रखिएगा, ये वो प्लेसेस है जहाँ से एक्चुअली नक्सलिज्म इंक्रीज हुआ था, यानी कि बढ़ना शुरू हो गया था.
तो क्वेश्चन ये है आपका कि डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजीज नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डॉक्ट्राइन अफेक्टेड सिटीजन्स बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी नक्सलिज्म से अफेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग जो उसकी तरफ जा चुके हैं, उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, उनको हम कैसे वापस अपने मेन स्ट्रीम लोगों के अंदर वापस ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन GS 3 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। Now, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आया हुआ है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चूरा चांदपुर, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन मणिपुर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक कमांडिंग ऑफिसर ऑफ असम राइफल्स हैव बीन किल्ड बाय मिलिटेंट्स, ठीक है। अब देखिए, नाउ हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न में एक स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज मणिपुर। मणिपुर को अगर हम क्लोजअप देखेंगे तो उसका जो बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इज प्रेजेंट, चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, आपको यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको प्लेस का नाम याद रखना है गढ़चिरौली, ठीक है। दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दिस प्लेस चूरा चांदपुर। सो गढ़चिरौली एंड चूरा चांदपुर जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और नक्सलिज्म का जो टॉपिक था उसके हिसाब से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज अबाउट द एयर ट्रैवल का जो पॉलिसी हमने बनाया रखा है। देखिए, जब कोविड पैंडेमिक आया था तो मार्च 2020 में बहुत सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे जब नीड बढ़ने लगी फ्लाइट्स की, तो सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के साथ फ्लाइट को ओपन किया गया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एयर ट्रैवलिंग के लिए कुछ अग्रीमेंट साइन किए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। नाउ इन कंट्रीज़ में भी एयर फेयर्स जो है, यानी कि जो प्राइस था, जो कॉस्ट है, वो अभी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स एंड फैमिली जो वहाँ से वापस आना चाहती है ना, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। मतलब स्पेशली जो यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट्स है, वहाँ से जो प्राइसेस हैं, वहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ में 2 टाइम्स बढ़ गए हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको देखें, यूएस और कनाडा से कोई भी पर्सन अगर वापस आना चाह रहा है अभी के टाइम में, उसको पर पैसेंजर 11 लाख का खर्चा आ रहा है सिर्फ वन वे के लिए, मतलब एक तरफ से यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको 11 लाख से ज़्यादा खर्चा लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मैनी। अभी यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है फ्रॉम द एम्बेसीज एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि लगातार बोल रही है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे उनको रिस्टोर करो एट प्री कोविड लेवल पे लाना है वापस, ताकि फिर से जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स है फिर से इंक्रीज हो सके। देखिए, अब जो एयर ट्रैवल अग्रीमेंट साइन हुए भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो एंड टू एंड बेसिस पे हुए हैं। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री ए है, उसने अगर इंडिया के साथ साइन किया है, तो दैट फ्लाइट कैन ओनली गो फ्रॉम इंडिया टू ए, इट विल नॉट स्टॉप, बीच में कहीं पे रुकेगा नहीं वो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको मान लीजिए ए नहीं जाना है, अगर उसको बी जाना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको इंडिया से ए जाना पड़ेगा, फिर इंडिया से ए से उसको फिर दूसरा फ्लाइट लेना पड़ेगा जो बी तक जाएगा। सो दैट इज़ वेरी कम्बरसन, ठीक है। उसके कारण उसको प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, उसके कारण उसकी जो जर्नीज़ हैं वो मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिसेंटली जो WHO और नेवी हमारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा लगभग 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने इंडिया की कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों को ही अप्रूव कर दिया गया है। तो अब हमारे पास अच्छे चांसेस है कि हमें इसको ओपन कर देना चाहिए, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्लाइट को यूज़ कर सकें एंड प्रॉपरली इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, हम जैसा देख सकते हैं, मार्च 2020 में इसको कैंसिल कर दिया गया था, बहुत बार इसको एक्सटेंड किया गया था, रिसेंटली इसको नवंबर 30 तक एक्सटेंड किया गया था। टोटल टोटल 28 कंट्रीज़ के साथ हमने एयर ट्रैवल एग्रीमेंट साइन कर रखे थे, और जिसमें सिर्फ 40 फ्लाइट्स पर वीक अलाउड है, जो कि इंडिया से जा सकती है फिर इंडिया में आ सकती है। 40 एयर बबल्स होते क्या है, दे आर टेम्पररी अरेंजमेंट्स। जब रेगुलर सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उस टाइम किसी दो पर्टिकुलर कंट्री के बीच में कनेक्शन फिर से बन सके, उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए एयर बबल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, ठीक है। सो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एयर बबल का जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एयर बबल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड बाकी दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज़ इन न्यूज़, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि फिर से उसको ओपन करने के लिए, ओके। सॉरी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, तमिलनाडु जो है उसने बोला है कि मुल्लापेरियार डैम इज सेफ। आपको 2 या 3 दिन पहले का डिस्कशन याद होगा, जहाँ पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि शुड मुल्लापेरियार डैम बी डीकमीशन्ड। देखिए, केरला का गवर्नमेंट जो है वो ये बोल रहा है कि 126 ईयर ओल्ड मुल्लापेरियार डैम को हम डीकमीशन कर देना चाहिए। क्यों? कुछ उसने फैक्टर्स बताए हैं कि चेन्नई के अंदर, जैसे हमें पता है, तमिलनाडु के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेन्स वगैरह आ रही थी, ठीक है। इतना ज़्यादा रेन्स आ रखा था कि वो तमिलनाडु से वो ईजिली वहाँ पे केरला में जा सकती थी और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती थी। उसने केरला ने एक एग्जाम्पल दिया था, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का में जो डिजास्टर हुआ था 20 साल 2021 में हुआ था, वो भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ था। तो केरला ये बोल रहा था कि मुल्लापेरियार डैम जो है लगातार ओल्ड होता जा रहा है, अराउंड 126 ईयर ओल्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये ट्रिगर हो सकता है और ये गिर सकता है। उसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी इसके अंदर, केरला के अंदर। 1979 से केरला लगातार सजेस्ट कर रहा है कि एक नया डैम बनाना चाहिए और मुल्लापेरियार डैम को डीकमीशन कर देना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु मान नहीं रहा है।
उसने केरला ने एक एग्जाम्पल विक्टोरिया डैम का दिया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था और 1990 में इसको डीकमीशन किया गया था ड्यू टू सम सीपेजेस, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु इसको करने के लिए मान नहीं रहा है मुलापेरिया डैम को डीकमीशन करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है केरला को? प्रॉब्लम ये है कि मुलापेरिया डैम का अगर वाटर लेवल को इंक्रीज कर दिया गया, देखिए अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि मुलापेरिया डैम का जो वाटर लेवल है 142 फीट पे रख सकता है उसको तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन अगर इतने ऊपर रखेगा तो और अगर पानी रिलीज करेगा तो केरला के अंदर जो इदुक्की रिजर्वॉयर है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके कारण आसपास के एरियाज में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। तो इसीलिए केरला मना कर रहा है। केरला बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर डैम को डीकमीशन करके, बिकॉज ये पुराना भी हो चुका है, तो कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आगे जाकर प्रॉब्लम केरला में बहुत बढ़ सकती है। नाउ दिक्कत यह है कि अगर कोई भी फेलियर होता है मुलापेरिया एंड इदुक्की दोनों का साथ में, उसके कारण 50 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मुलापेरिया डैम जो है वो सिस्मिक जोन 3 एरिया के अंदर भी आता है। अब देखते हैं अभी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यह है कि तमिलनाडु ने टोटली इसको मतलब मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर क्लेम को। और उसने ये बोला है कि एक्सपर्ट्स की बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, वो ये बोल रहे हैं मुलापेरिया डैम इज टोटली सेफ, ठीक है। तमिलनाडु ये बोल रहा है कि इट इज़ हाइड्रोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली एंड सिस्टमैटिकली सेफ। केरला क्वेश्चन कर रहा है कि डैम क्या प्रॉपर्ली सेफ है और इसको डीकमीशन करने के बारे में बात कर रहा है। बट तमिलनाडु बोल रहा है कि हमने एक्सपर्ट से जांच कराई है एंड दिस इज टोटली सेफ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जैसा हमने अभी बात किया, कि 142 फीट तक वाटर जो है तमिलनाडु रख सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मुलापेरिया डैम में। ओके, मुलापेरिया डैम के बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ केरला एंड तमिलनाडु दिस पर्टिकुलर डैम इज प्रेजेंट। देखिए, दिस डैम इज ऑल्दो, आप देख सकते हैं केरला के अंदर ये प्रेजेंट है, बट इट इज मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। बिकॉज ब्रिटिश एरा में क्या हुआ था, केरला से तमिलनाडु को 999 ईयर्स के लिए इसको लीज पे दिया गया था, ठीक है, लीज पे दिया गया था तमिलनाडु को। सो टेक्निकली है केरला के अंदर, बट इसको तमिलनाडु ऑपरेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 999 ईयर्स, ठीक है। जब भी ये हुआ था उस तब से 999 ईयर्स तक के लिए इस डैम को तमिलनाडु ऑपरेट करेगा एंड यूज़ करेगा। जो तमिलनाडु का नीचे वाला पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर डैम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ ऑन COP26। हमें पता है कि अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज चल रही है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ऑफ व्हाट? अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ इट रन्स इनटू एक्स्ट्रा टाइम। क्यों एक्स्ट्रा टाइम में? देखिए, इट वाज शेड्यूल्ड टू बी एंड बाय 12 नवंबर। 12 नवंबर को इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ये चलता जा रहा है। ओके, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई समिट एंड होता है? किसी समिट के एंड होने का मतलब ये होता है कि जो भी अग्रीमेंट हुआ है या फिर कोई भी जो डिसीजंस लिए गए हैं, उनको फाइनली एक कवर टेक्स्ट देकर, एक कवर का फॉर्म देकर के उसको फाइनली लिखकर एक जगह पर, ठीक है, और हर एक मेंबर कंट्री के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसको हर मेंबर कंट्री को उसको अग्री करना होता है। अगर ये हर एक मेंबर कंट्री उसको अग्री कर लेगा तो माना जाता है कि उस दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है, और वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये चीज़ हुआ नहीं और अभी तक ये मतलब चल ही रहा है। इंडिया ने भी ये बोला है कि जो उसकी टेक्सटिंग है, मतलब जिस पर्टिकुलर वर्डिंग्स में वो लिखा गया है, इंडिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी एंड नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। स्पेशली जो ये लिखा गया है कि कोल के ऊपर जो सब्सिडीज देती है हर एक कंट्री, वो धीरे धीरे करके उसको फेज आउट करेगी, ये बोला गया है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम अभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी ने डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना बहुत लेट स्टार्ट किया था। डेवलप्ड इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके जहाँ पर आज है वहाँ तक पहुँची हैं। अब अगर डेवलपिंग इकोनॉमी को हम अचानक से बोलेंगे टू नॉट यूज़ कोल एंड फॉसिल फ्यूल, तो दैट विल नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा डेवलपिंग इकोनॉमीज बोल रही हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया का कहना यह है कि एवरी कंट्री विल अचीव नेट जीरो एज पर देयर ओन सर्कमस्टांसेस। सबको अपना अपना टाइम लगेगा, सबका अपने अपने डेवलपमेंट के नीड्स हैं एंड सबके अपने डेवलपमेंट का पेस है, सबको अपने हिसाब से नेट जीरो तक पहुंचने दो। इसलिए इंडिया ने क्या किया है, अपना टारगेट 2070 का रखा हुआ है। कुछ आइलैंड नेशंस हैं जो कि अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, उन लोगों ने डिमांड किया है कि एक ग्लासगो फैसिलिटी बनी चाहिए। हमें पता है कि COP26 कहाँ हुआ है, ग्लासगो के अंदर हुआ है, ठीक है। ग्लासगो है कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंदर है, जो कि यूके की टेरिटरी के अंदर आता है। नाउ ग्लासगो फैसिलिटी बनाने के लिए बोला है दैट वुड प्रोवाइड मनी टू द कंट्रीज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ऐसी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से इंपैक्टेड हैं, ऐसी कंट्रीज को कुछ पैसे वगैरह प्रोवाइड करेगा ये ग्लासगो फैसिलिटी। नाउ दिस मनी वुड बी अ पार्ट ऑफ अडेप्टेशन फंड टू बी फाइनेंस्ड बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज। देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमीज को बोला गया था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बोला गया था कि दे हैव टू गिव $100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन दे हैव टू गिव एवरी ईयर टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज, ऐसा बोला गया था करने के लिए। तो ये दिस वाज कॉल्ड एज अडेप्टेशन फंड। तो बोला था कि अगर अगर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो पैसा प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज की, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अडेप्टेशन फंड ओनली,
ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट ड्राफ्ट जो बनाया गया है अभी ग्लासगो के अंदर, उसके अंदर ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं बोला गया, ग्लासगो फैसिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। इसने सिर्फ ये बोला है कि वी प्रॉमिस टू फॉर अ रेगुलर डायलॉग, बोला है कि हम प्रॉपर्ली डायलॉग्स वगैरह करते रहेंगे और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि ये फंड जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी बन जाए। बट द पॉइंट इज कि अगर हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे तो ये फैसिलिटी बनेगा कब, और ये बनेगा नहीं तो फिर डेवलपिंग जो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है जिनको अभी एक्चुअली पैसों की जरूरत है, उनको पैसे मिलेंगे नहीं, और पैसे नहीं मिलेंगे तो दे कैन नॉट एक्चुअली लीव फॉसिल फ्यूल्स, राइट। इसके अलावा जो ड्राफ्ट है इट ऑल्सो अर्जेस द डेवलप्ड इकोनॉमीज टू फुल्ली उसको कंप्लीट करने को बोला है, जो $100 बिलियन का गोल है उसको अर्जेंटली कंप्लीट करने को बोला है बाय 2025, ठीक है। 2025 तक आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं हर साल $100 बिलियन, ठीक है, टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये क्लॉज जो है 2009 से चल रहा है, देखिए, लेकिन आज तक एक भी रुपया, एक भी पैसा जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज तक नहीं पहुंचा है। तो दिस इज द मेन डायलेमा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। Okay, now let's talk about the next topic. This is about Habibganj railway station. Now, this railway station has been recently renamed as रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये मध्य प्रदेश के अंदर है और ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज का पार्ट है। रानी कमलापति की बात करें, शी वॉज अ 18th सेंचुरी गॉन्ड क्वीन। गॉन्ड हमें पता है, गॉन्ड दे आर ट्राइब्स, ठीक है। सो शी वॉज अ ट्राइबल क्वीन। नाउ शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, ठीक है। शी इज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। इसके अलावा कहा जाता है कि दोस्त मोहब्बत नाम का एक पर्सन था जो कि अफगान का कमांडर था। ही बाय डिसीट, यानी कि धोखे से उन्होंने इनकी वो मतलब जो उनका राज्य था उसको हथिया लिया था। सो दिस रेलवे स्टेशन हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड एंड रीडेवलप्ड इन पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मेथड में मोड में इसको फिर से रीडेवलप किया गया है। रानी कमलापति की बात करें, शी वॉज अ विडो ऑफ गिनोगर डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी के अंदर ही, वहाँ के गोंड के एक रूलर हुआ करते थे निज़ाम शाह, उनकी ये विडो थी, ठीक है। जो निज़ाम शाह था, निज़ाम शाह जो थे वो उनको उनके कज़न ने जहर दे के मार दिया था, ठीक है, जहर दे के मार दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए रानी कमलापति ने क्या किया था, इन दोस्त मोहम्मद की हेल्प लेनी चाहिए थी, ठीक है, दोस्त मोहम्मद की हेल्प लेने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने अल्टीमेटली इनको ही धोखा दे दिया था और इनके राज्य को पे हत्या लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था। बट इट इज सेड दैट शी रानी कमलापति शी अवेंज्ड हर हस्बैंड्स डेथ बाय किलिंग द कज़न जिसने इनको मारा था, जिसने इसके हस्बैंड को मारा था, उसको उसने मार दिया था, एंड देन शी कमिटेड सुसाइड। मतलब ऐसी स्टोरी बहुत ज़्यादा चलती है इस पर्टिकुलर एरियाज में। इसके अलावा इट इज सेड दैट शी ऑल्सो बिल्ड कमलापति पैलेस, ठीक है। ये जो कमलापति पैलेस है इट इज़ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरीज बिल्डिंग है, और वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज अ सेक्युलर आर्किटेक्चर और ये लखूरी टाइप के ब्रिक्स से बनाया गया है। सो लखूरी ब्रिक्स इट इज़ अ डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ब्रिक्स से इसको बनाया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जो ये कमलापति पैलेस है उसको, ठीक है। ओके, ये गॉन्ड कम्युनिटी की थी, तो हम गॉन्ड कम्युनिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नाउ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे एरिया में गॉन्ड्स जो हैं फैले हुए हैं। नाउ ये दीज आर द मेन एरिया जहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरे एरियाज में कहीं ना कहीं थोड़ी ही पॉपुलेशन इस आई, बट गॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, बट मेनली दे आर प्रेजेंट इन एमपी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। अगर लिंग्विस्टिकली बात करें, इनकी लैंग्वेज से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फ्रॉम द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। वहाँ उसके अंदर एक सब ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज गोंडी मांडा, ठीक है। सो गॉन्ड कम्युनिटी दे फॉलो गोंडी मांडा सब ग्रुप ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, और यही इनकी लैंग्वेज की वो है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर सिटी या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें समझना चाहिए कि एग्जैक्टली किसी भी सिटी का या फिर विलेज का या फिर रेलवे स्टेशन का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। नाउ कोई भी प्रपोजल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सबमिट करती है टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी विलेज का, सिटी का या रेलवे स्टेशन का अगर नाम चेंज करना है तो आपको किस जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, उसको ये प्रपोजल प्रोवाइड करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ठीक है। उसके बाद दिस प्रपोजल इज कंसिडर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। साथ में जो बाकी एजेंसीज है वो सब मिलकर इसको कंसिडर करती है। अगर सही लगता है तो एक एनओसी जारी किया जाता है, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर ये जारी स्टेट तक पहुंच जाए, ये पर्टिकुलर एनओसी जो है स्टेट को मिल जाता है, तो जो स्टेट होता है एक गजट नोटिफिकेशन के अंदर ये बता सकता है कि हमने ये नाम चेंज कर दिया है और वो उसको इशू कर देता है। तो रिसेंटली यही किया गया है, हबीबगंज का जो है नेम चेंज कर दिया गया है टू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द रेलवे स्टेशन, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाउ, एंड दिस हैज बीन मॉडर्नाइज्ड। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेवलपमेंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, कट्टू पानियान। नाउ
सबसे पहले तो यूपीएससी के लिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर वो डायरेक्टली पूछ सकता है कट्टुपानियान रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टर्म रिलेटेड टू व्हाट। तो ऐसे कोई भी टर्म जो कि नाम से देखने में पता ना चले कि ये क्या है, प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपने लगातार आप पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा कि टर्म सीन इन न्यूज़ लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो this particular term can be directly asked from the UPSC in prelims paper। ठीक है, नाउ आपको समझना ये है कट्टुपानियान जो है दे आर नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स। नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैडिक वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सो दे आर ट्राइबल्स। नाउ न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दे वर रिहेबिलिटेड फ्रॉम केव्स। ठीक है, केव से उनको रिहेबिलिटेट किया गया था। केरला के अंदर देखिए वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड के अंदर एक फॉरेस्ट डिवीजन है दैट इज कॉल्ड एज नीलांबूर फॉरेस्ट डिवीजन। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज केरला। ठीक है, एज वी नो दिस इज इंडिया एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज केरला। केरला का जो आप साउथ की तरफ अगर पार्ट देखेंगे आप तो आपको दिखेगा, सी इसको अगर हम जूम करके देखें दिस इज नीलांबूर। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, नीलांबूर नॉर्थ एंड नीलांबूर साउथ में। तो आपको ध्यान रखना है नीलांबूर अगर फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा दैट विल बी इन केरला। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स बिकॉज ऐसे कोई भी अनहर्ड जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसको यूपीएससी प्रीलिम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्शियल प्लैनेट्स। तो देखते हैं एक्शियल प्लैनेट्स क्या हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है देयर इज अ प्लैनेट एंड देयर इज एक्शियल बिहाइंड इट। ठीक है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं एक प्लैनेट है और आसपास उसके एक्शियल्स हैं। देखिए पॉइंट ये है कि हमारे जो नासा एंड डिफरेंट जो स्पेस एजेंसीज हैं वो लोग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स वगैरह या फिर सैटेलाइट्स एंड टेलीस्कोप्स वगैरह लॉन्च कर रखे हैं तो चेक करने के लिए कि जो अर्थ के जैसा कोई हैबिटेबल प्लैनेट है क्या, ये चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप्स मूव कर रहे हैं। उसमें एक टेलीस्कोप जो है उसका नाम है टेस। ठीक है, जो टेस है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट प्लैनेट सैटेलाइट सर्वे, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो टेस्ट सैटेलाइट है ये हमेशा ढूंढता रहता है डिफरेंट डिफरेंट ऐसे प्लैनेट्स को या फिर डिफरेंट सोलर सिस्टम में ढूंढता रहता है जो कि एक्चुअली जो कि अर्थ का रिप्लेसमेंट बता सके, जो अर्थ की तरह हो, जो कि हैबिटेबल हो। ठीक है, तो टेक्निकली वो वहाँ पर हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, हम जाने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बस जानना चाहते हैं कि और किस किस एरियाज में किस किस प्लैनेट्स पे लाइफ हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल प्लैनेट्स क्या है। दे आर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम में सन है हमारा। ठीक है, एंड इसके अलावा वी हैव 9 प्लैनेट्स। ठीक है, इसके अलावा वी हैव एस्ट्रॉइड्स बिटवीन Mars and Jupiter। ठीक है, and we have meteors and different things, right? And moons of all the planets. So this is our solar system। जो इस particular solar system के बाहर होगा that will be called as exosolar planets। ठीक है, और extra solar planets। So एक्शियल प्लैनेट्स दे आर ऑलवेज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं मिलते हैं, बाहर मिलते हैं। नो व्हाई आर दे कॉल्ड एक्शियल्स? बिकॉज उनका क्रस्ट जो होता है बहुत ही मतलब बहुत ही पतला होता है, दैट इज वेरी थिन। ओके, देखिए अगर आप अर्थ को देखेंगे इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए सबसे जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज क्रस्ट, उसके बाहर आता है मेंटल एंड सबसे बाहर जो हम देखते हैं सॉरी जो सबसे अंदर है दैट इज कोर, देन कम्स मेंटल एंड सबसे ऊपर जो है दैट इज क्रस्ट। तो अगर हम देखेंगे जिसका क्रस्ट यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही पतला हो दैट इज लाइक एग शेल, उसे कहते हैं एक्शियल प्लैनेट्स। सो उसके कारण क्या होता है अगर कोर बहुत क्रस्ट जो है बहुत ही पतला होगा तो वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं हो सकती है। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगा तो कोई भी न्यू फीचर्स नहीं बन पाएंगे, जैसे कोई माउंटेन्स, प्लेन एरियाज, ठीक है, ये सब नहीं बनेंगे और उसके कारण क्या होता है वो हैबिटेबल नहीं हो सकता है। सो ये चीज़ें ढूंढी जा रही थी कि कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि हैबिटेबल है। तो हमें पता चला कि एक डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्शियल प्लैनेट्स। ये बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं हो सकते और अभी तक के टोटल सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मिले हैं हमें आज तक की सर्विस में, आज तक के हमारे डिफरेंट ढूंढने के टाइम में, और हम और भी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्शियल प्लैनेट्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए एक्शियल प्लैनेट्स क्या है। प्रीलिम्स में इसको भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एक्शियल प्लैनेट्स, और आपको ये क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर है कोल को क्रिएट कैसे किया जाता था, मतलब क्या तरीका है जिससे कोल बनता है। तो अभी तक हम ये जानते थे कि कोल को बनने का तरीका है कि उसको अगर हम टेम्परेचर, एसिड्स और कैटलिस्ट के अगर प्रेजेंस में ज़्यादा दिनों तक रख देंगे तो एनी कार्बोनिक मटेरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बन है वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी एक नया रिसर्च किया गया है, उस रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। ये वो तरीका नहीं है जिसके कारण एक्चुअली कोल बनता है। कोल जो है दे आर फॉर्म फ्रॉम माइक्रोब्स, एंड कौन सा माइक्रोब्स? दे आर एनारोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, एनारोबिक वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। ठीक है, सो एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन दिस एरियाज। तो कोल जो है प्लस जो मीथेन है दैट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, एसिड और कैटलिस्ट, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स एंड दैट स्पेशली एनारोबिक माइक्रोब्स।
देखिए हर एक कोल के अंदर क्या होता है, मिथॉक्सल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मिथॉक्सल ग्रुप्स क्या होते हैं हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। बस अभी देखना देख लीजिए, कोल के अंदर मिथॉक्सल ग्रुप्स होते हैं। उन्हीं मिथॉक्सल ग्रुप्स को ये माइक्रोब्स होते हैं वो इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू मीथेन, ठीक है, मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो कोल के अंदर जो मिथॉक्सल ग्रुप्स होते हैं उसको वो मीथेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाउ मिथॉक्सल ग्रुप क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन एटम विद 3 हाइड्रोजन एटम, वन कार्बन एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटम के साथ होते हैं, और साथ में एक ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, अटैच टू वन ऑक्सीजन एटम। अब जो ये ऑक्सीजन एटम होता है, दे कैन अटैच टू एनी नंबर ऑफ प्लेसेस इन अ लार्ज मॉलिक्यूल। किसी अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है उसमें कितने भी नंबर ऑफ उसके साथ कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये अटैच कर सकता है। लेकिन जब भी कोल की बात आती है, इट अटैचेस टू अ सिंगल कार्बन एटम इन वन ऑफ द कोल रिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। कोल के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है कि कोल अलग अलग तरीकों से अरेंज हो सकता है, उसमें से एक किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके से वो ऑक्सीजन जो है कोल के साथ कंबाइन हो जाता है। अब देखिए, अब यहां पर देख सकेंगे आप ध्यान से नाउ दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। उसके नीचे नीचे अगर हम लेयर्स जाते जाएं तो दिस इज वेरी ओल्ड लेयर, ठीक है। अब इस ओल्ड लेयर को अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए दिस इज कोल, ठीक है। अब कोल को अगर हम और ज्यादा ओपन करेंगे तो देखिए दिस इज अ कोल का सिंगल एलिमेंट। उसके अंदर देखिए कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है। दीज माइक्रोब्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, जो कि कोल को कन्वर्ट करते हैं, जो कि इन कार्बोनिक मटेरियल्स को कोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और बाकी स्पेसेस जो होते हैं पोर स्पेसेस यानी खाली होते हैं। अब अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ का भी एक छोटा सा सेगमेंट उठाएं और उसको एनलार्ज करने की कोशिश करें तो कोल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर डन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम दैट इज रिलीज बाय दोज माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स हैं ये इन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। इन एंजाइम्स को रिलीज होने के कारण यहाँ पे कोल के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं। अब जो कोल के स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो रहे हैं उसको अगर हम और ज्यादा एनालाइज करके देखें तो वहां पर आपको मीथेन के प्रीकर्सर्स दिखेंगे। व्हाट आर द मीथेन के प्रीकर्सर्स, दीज आर एक्चुअली मिथॉक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। ये है मिथॉक्सिल ग्रुप्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। ये देखिए अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंबाइन टू वन ऑक्सीजन आइटम। दिस ऑक्सीजन आइटम इज एक्चुअली कंबाइन टू अनदर कार्बन फ्रॉम द कोल। तो इस तरह से कोल एक्चुअली फॉर्म होता है। हम अभी तक ऐसा लगता था कि टेम्परेचर के कारण होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोल इज एक्चुअली फॉर्म बाय माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट जो माइक्रोब्स के ग्रुप्स हैं दे आर डायरेक्टली कंज्यूमिंग द मिथॉक्सिल ग्रुप्स। जो कोल के अंदर मिथॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम करता है और उसके बाद कोल को कन्वर्ट करके मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। सो आप देखते हैं जहां पर भी कोल के प्लांट्स होते हैं वहां पर मीथेन प्रेजेंट होता है, राइट। मीथेन के बेड्स प्रेजेंट होते हैं। उसका एक्चुअल रीजन हमें अब जाकर पता चला है कि क्यों ऐसा होता है। Now coal forms when plant matter in wetland forest falls into the water and is quickly buried। ये हमें पता है कि बहुत सारा प्लांट अगर वाटर के अंदर चला जाए एंड वो बरी हो जाए, ठीक है, उसके कारण कोल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले पीट फॉर्म होता है, देन कम्स लिग्नाइट, देन सब बिटुमिनस, देन बिटुमिनस एंड फाइनली एंथ्रासाइट। तो पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है एंड एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। देखिए इंडिया और चाइना ऐसी एरियाज है जहां पर जो सबसे ज्यादा जो कोल प्रेजेंट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिग्नाइट और सब बिटुमिनस। तो आप देख सकते हैं पीट के बाद जो फॉर्म होता है दैट इज लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद जो फॉर्म होता है सब बिटुमिनस। तो एक्चुअली जो बेस्ट क्वालिटी दैट इज एंथ्रासाइट, उससे कम बेस्ट क्वालिटी है बिटुमिनस, और उससे कम की क्वालिटी है सब बिटुमिनस, एंड उससे सब बहुत कम की क्वालिटी है लिग्नाइट। तो इंडिया और चाइना दोनों के अंदर लिग्नाइट और सब बिटुमिनस है। तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो जीएचजी के अंदर हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कि हम क्यों इतना ज़्यादा ऊपर है, बिकॉज हमारे अंदर जो कोल प्रेजेंट है वो लिग्नाइट और सब बिटुमिनस है, एंड दीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हेन बर्न्ड। सो एज कंपेयर टू एंथ्रासाइट या फिर अगर हम बिटुमिनस की बात करेंगे उससे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो लिग्नाइट और सब बिटुमिनस में प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कार्बन प्रोड्यूस होता है दैट इज इन द पीट। पीट को अगर हम जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज एक्चुअली उसका कार्बन अभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं होता है इनटू कोल में पूरी तरीके से अच्छी मतलब गुड क्वालिटी कोल में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसके अंदर कार्बन होता है। तो इसलिए हम जब उसे जलाते हैं तो उसके अंदर से कार्बन निकलता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है उसका कोल बेड मीथेन। हर एक कोल के पास में एक सीबीडी होता है यानी कि कोल बेड मीथेन होता है। ये मीथेन वेल्स वहाँ पर बना करके हम इस कोल के साथ में जो मीथेन है उसको निकाल सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव क्लीनर फ्यूल्स, हमें पता है कि मीथेन वन ऑफ द मोस्ट क्लीन फ्यूल्स हैं जो कि हमारे सारे के सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि इन वेल्स को जो मीथेन वेल्स जो बनाते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है, बट होता क्या है कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये जो वेल बनाएंगे वो बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ये 1 महीने के अंदर ही ये पूरा का पूरा वेल जो है ड्राई हो जाता है और इसका रीजन हमें पता नहीं है, ठीक है। सो ऐसा माना जा रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं इन माइक्रोब्स का ही कोई रीजन है उसके कारण ये जो वेल्स हैं ड्राई हो जा रहे हैं, बट एग्जैक्ट रीजन क्या है हमें ये समझ नहीं आया अभी तक, ठीक है। सो दिस इज इट। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए
दिस इज वेजिटेशन। वेजिटेशन जब यहाँ पर ग्रो करेगा और यहाँ पर जब दबना शुरू हो जाएगा, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म पीट। पीट के अंदर वेजिटेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड कोल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। पीट जो है जब उसको हीट, प्रेशर एंड टाइम तीनों चीज़ें मिलेंगी, देखिए हीट, प्रेशर एंड टाइम के साथ में माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें अभी पता चला है। माइक्रोब जब मिलेगा इट विल कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट एंड लिग्नाइट विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल कोल। ठीक है, तो कोल जो है इसको ब्रेक करेंगे तो बिटोमिनस, सॉरी पहले सब बिटोमिनस, देन कम्स बिटोमिनस एंड फाइनली द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल दैट इज एंथ्रासाइट। So this is how it works. ठीक है, so this was all for this particular topic. Now let's go to the next topic. Now next is about the image of the black hole. आपको पता होगा कि 2019 में एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था जिसने फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर किया था सुपर मैसिव ब्लैक होल का, जिससे नाम दिया गया था M87 स्टार। ठीक है, जो कि एक गैलेक्सी M87 गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट थी। ठीक है, नाउ इट वाज कैलकुलेटेड टू बी 6.5 बिलियन टाइम्स द सन का मास। जो भी सन का मास था, जो हमारे सन का जो मास है उसका 6.5 बिलियन टाइम्स जो मास है उस पर्टिकुलर ब्लैक होल का था, एंड इट इज 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। नाउ ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन स्टार्स मच मोर मैसिव देन द सन, जो हमारा सन है उससे ज़्यादा मैसिव स्टार अगर कोई उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाए, दे कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी, अपने ही ग्रेविटी के अंदर वो कोलैप्स हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस कोलैप्स इज कंसिडर्ड टू बी ब्लैक होल, और माना जाता है कि वही ब्लैक होल है। ब्लैक होल के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सिंगुलैरिटी एंड होते हैं इवेंट होराइजन। सिंगुलैरिटी देखिए क्या होता है, अ सिंगुलैरिटी इज अ सिंगल पॉइंट दैट इज इन्फिनिटली डेंस, मतलब सारी चीजें जो है इसके अंदर आ गई होती हैं इसके अंदर बिकॉज ऑफ इमेंस ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ऑल द रेमिनेंट मास ऑफ द स्टार इज कंप्रेस्ड इनटू दिस पॉइंट, एंड जो इवेंट होराइजन होता है वो क्या होता है, इट इज इमेजिनरी सरफेस सराउंडिंग द सिंगुलैरिटी। इसको हम समझते हैं, देखिए दिस इज द इमेज जो एक्चुअली उस दिन हमने हमने हमारे यहाँ से ली गई थी 2019 में, अप्रैल में लिया गया था ये। अब देखिए दिस इज द इमेज, ये ब्लैक होल की कुछ इमेजेस लिए गए थे जिसने कंफर्म किया था दैट दीज आर ब्लैक होल्स। ठीक है ना, आप देखेंगे ये बहुत ही छोटा पॉइंट जो आपको बिल्कुल बीच में दिख रहा है दैट इज सिंगुलैरिटी, और सारा का सारा मास जो है उस छोटे से पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेंस होगा। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो दिख रहा है इसका, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट होराइजन। ठीक है, ओके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप समझ गए सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ दिस। नाउ ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी एक बार उसके अंदर एंटर कर गया तो वो ट्रैप हो जाता है फॉर एवर, और उसके अंदर से वो निकल नहीं सकता है, नॉट इवन लाइट। यहाँ तक कि लाइट भी उसके अंदर अगर जाएगी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लाइट भी अगर इसके अंदर देखिए बिल्कुल बीच में अगर लाइट भी जाएगी ना, तो वो भी यहाँ पर उसके अंदर से दिख नहीं सकती है, उसके अंदर से लाइट स्केप नहीं कर सकती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हाँ, वो हाँ इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, दैट्स वाई वी कांट सी द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को हम देख नहीं सकते, पर हम सिर्फ उसके आउटर मोस्ट पॉइंट यानी कि इवेंट होराइजन को देख सकते हैं। नाउ कुछ केसेस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ केसेस में क्या होता है, जब स्टार कोलैप्स होता है तो इवेंट होराइजन फॉर्म नहीं होता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फॉर्म नहीं होता है, और जो सिंगुलैरिटी है जो बिल्कुल बीच में है दैट इज एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड, वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड एज नेकेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसे कहते हैं नेकेड सिंगुलैरिटी बिकॉज यहाँ पर इवेंट होराइजन इसके साथ में होता ही नहीं है। ठीक है, ओनली सिंगुलैरिटी फॉर्म्स। यही हुआ था यहाँ पर जब हमें इसकी इमेज मिली थी, तो दिस इज एक्चुअली अ सिंगुलैरिटी जिसकी हमें इमेज मिल गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप सिंगुलैरिटी को देख सकते हैं और उसके इफेक्ट्स आसपास में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब इसके आसपास इवेंट होराइजन नहीं है, इसी कारण हमें सिंगुलैरिटी दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेकेड सिंगुलैरिटी। नाउ अब अगर आप टॉपिक का हेडिंग देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ द ब्लैक होल। बट द पॉइंट इज रिसेंटली यूरोप के अंदर एक पेपर आया है जिसमें बोला गया है कि M87 स्टार जो जिसमें हम ब्लैक होल अभी तक मान रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्लैक होल ना हो। इट कैन बी ईदर अ ब्लैक होल और अ नेकेड सिंगुलैरिटी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो वो ब्लैक होल होगा या फिर वो नेकेड सिंगुलैरिटी होगा। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि वो ब्लैक होल ही होगा। इसके अलावा इट मे बी प्लेन और इट मे बी कपल्ड विथ ग्रेविटी मैग्नेटिक मोनोपॉल। ये यूरोप के एक पेपर के अंदर लिखा गया है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी मैग्नेटिक मोनोपॉल होता क्या है एक्चुअली। देखिए 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को एज अ कंबाइंड फिनोमिना, और उन्होंने ये शो किया था कि कैसे लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों ही फिनोमिनास को एक साथ शो करता है, तो ही कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो उसने ये शो किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्लस मैग्नेट की दोनों की ही क्वालिटीज प्रेजेंट होती है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनास कहते हैं। लेकिन जब और ज़्यादा रिसर्च किए गए और डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने ये पाया कि देयर इज अ असिमेट्री बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमेशा एक कंबाइंड फिनोमिना नहीं रहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। इस चीज़ को जब अंडर कंसिडरेशन लिया गया तो एक न्यू थ्योरी आई, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एस ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपॉल। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर
डिस्कस किया गया था कि ग्रेविटी मैग्नेटिक मोनोपोल को यहाँ पर जब M87 स्टार को चेक किया गया, ठीक है, चेक किया गया तो उसको सिर्फ ब्लैक होल के लिए ही चेक किया गया, क्या ये ब्लैक होल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जब अपना काम करना स्टार्ट किया और उसको M87 स्टार दिखा तो उसने उसको सिर्फ ब्लैक होल के लिए चेक किया, उसको ये चेक नहीं किया कि क्या उसके अंदर ग्रेविटोमैग्नेटिक मोनोपोल है कि नहीं। ये कंसेप्ट जब आया है तो यूरोप का जो रिसर्च पेपर है वो ये बोल सकता है कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ग्रेविटोमैग्नेटिक मोनोपोल होने के कारण ये पर्टिकुलर इमेज जो हमने ली है वो ब्लैक होल की इमेज ना हो, दैट मे बी अ इमेज ऑफ अ नेकेड सिंगुलैरिटी, ठीक है, जिसके बाहर इवेंट होराइजन नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल टॉपिक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे जो ब्लैक होल होता है वो काम करता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर साइंस एंड टेक के और जो न्यू इन्वेंशन एंड न्यू डिस्कवरीज है उस पर्टिकुलर टॉपिक से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डेवोमाइट। दिस इज द न्यू मिनरल। देखिए हुआ क्या है, बॉट्सवाना नाम का एक प्लेस है अफ्रीका के अंदर, वहाँ से एक न्यू डायमंड मिला है और वो डायमंड जो है अर्थ के मेंटल से आया है। देखिए हमें पता है कि अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे बाहर जो है क्रस्ट है, देन कम्स मेंटल एंड इट इज कोर। अगर आप मेंटल को भी देखेंगे तो मेंटल का आउटर मेंटल है एंड लोअर मेंटल है, ठीक है। तो आउटर मेंटल एंड देन कम्स लोअर मेंटल। तो जो लोअर मेंटल है वहाँ से ये डायमंड आया है और उस डायमंड के अंदर एक नया मिनरल देखा गया है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज डायमंड एंड दीज आर द स्मॉल मिनरल्स, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मिनरल्स इसके अंदर मिले हैं। और ये पाया गया है दैट 5% ऑफ अर्थ लोअर मेंटल इट इज मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनरल डेवोमाइट, ठीक है। नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है डेवोमाइट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस मिनरल्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रह सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम 40, ये सब चीज़ें रह सकती हैं जो एक्चुअली हीट को अर्थ को हीट करती है जब ये डीके होती हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब डीके होता है तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण हमारा जो अर्थ का जो नीचे वाला जो अंदर का पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, उसके अंदर जो भी है वो हीट अप होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नाउ अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते तो हमारा अर्थ अब तक ठंडा हो चुका होता, ठीक है। सो अभी हम शायद हो सकता है कि लाइफ इस पर एग्जिस्ट नहीं करती, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कि लाइफ अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा देखा गया है कि इस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर सोडियम और पोटेशियम भी मिलते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है बिकॉज अभी तक ऐसा समझा जाता था कि जो सोडियम और पोटेशियम है दे आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ क्रस्ट, वो सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर पाई जाती हैं। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर सोडियम और पोटेशियम मिलने के बाद ये माना जा रहा है अब से कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे आर फाउंड नॉट ओनली ऑन द अर्थ क्रस्ट बट इट इज ऑल्सो ऑन द मेंटल। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जितने भी सर्फेस के मटेरियल हैं दे आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द मेंटल, वो मेंटल के अंदर भी जाते हैं, ठीक है, मेंटल के अंदर जाते हैं और फिर वहां से मैग्मा के थ्रू फिर से बाहर आते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा देखिए अगर हम डायमंड्स की बात करें, नॉर्मली वो 120 टू 250 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनते हैं। हमें पता है कि जो कोल होता है, कोल को ही अगर और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे तो वो ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायमंड, ठीक है। सो डायमंड इज नथिंग बट कोल that has been exerted to extreme heat and pressure, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली कोल। तो 120 टू 250 किलोमीटर अंडरग्राउंड तक क्या होता है, डायमंड फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डायमंड्स भी हैं जो कि लोअर मेंटल में जाकर फॉर्म होते हैं, दैट इज अराउंड 660 किलोमीटर बिलो द सर्फेस, 660 किलोमीटर सर्फेस के नीचे होता है। इसी कारण इस यहाँ यही वाला एक डायमंड हमें मिला है, उसके अंदर हमें एक न्यू मिनरल यहाँ पर मिला है जो कि इसका डेवोमाइट इसका नाम है। डेवोमाइट की बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। देखिए इसके कैल्शियम सिलिकेट का ये पार्ट है, इट वाज थ्योराइज्ड टू एग्जिस्ट इन लोअर मेंटल। इससे पहले एक थ्योरी तो थी कि ऐसा कोई मिनरल जो है लोअर मेंटल के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसको आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। इट मेक्स अ पर्टिकुलर क्यूबिक अरेंजमेंट, एक अलग टाइप का क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर ये उस डायमंड के अंदर प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपको यहाँ पर पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है, डेवोमाइट मिनरल के बारे में ध्यान रखना है। जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेवोमाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ क्या है, आपको ऑप्शन मिल सकता है, इज इट अ स्पेसशिप, is it a new star that has been found, is it a new planet that has been found by TESS, or is it a new mineral that has been found? So आपको ध्यान रखना है, it is a new mineral, okay। So this was all about Devomite. Now let's talk about the next topic, that is circumbinary stars. Now circumbinary stars क्या होते हैं? ऐसा कोई भी प्लैनेट जो कि एक साथ दो स्टार को ऑर्बिट कर रहा हो, दे आर कॉल्ड एज सर्कमबाइनरी स्टार्स, ठीक है। मैं आपको भी इमेज के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक प्लैनेट है, ठीक है, और ये प्लैनेट का ये ऑर्बिट है, आप जैसा देख सकते हैं ये ऑर्बिट है इसका, ठीक है, इस तरफ ये मूव कर रहा है। अब अगर आप बीच में देखेंगे तो देयर आर 2 स्टार्स इनसाइड दिस, वन इज प्राइमरी स्टार एंड सेकंड इज सेकेंडरी स्टार। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट जो 2 स्टार्स को एक साथ ऑर्बिट कर रहा हो, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज कॉल्ड एज सर्कमबाइनरी प्लैनेट एंड दो स्टार्स आर कॉल्ड एज सर्कमबाइनरी स्टार्स,
ठीक है। नाउ दे वर थॉट टू बी कंबाइंड टू साइंस फिक्शन। अभी तक माना जाता था कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन का ही पार्ट है, मतलब ये सिर्फ हमारी सोच में प्रेजेंट है कि ऐसा कभी हो सकता है, कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक प्लेनेट दो स्टार के आसपास ऑर्बिट कर रहा हो। लेकिन रिसेंटली नासा का जो केपलर और टेस्ट मिशन है उसने 14 ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जो कि सर्कमबाइनरी प्लैनेट्स हैं, यानी कि वो दो स्टार्स को एक साथ ऑर्बिट कर रहा है। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे केसेस भी हमें मिले हैं जहां पर एक प्राइमरी स्टार है, उसके आसपास एक प्लैनेट है, देन एक सेकेंडरी स्टार है, उसके आसपास एक प्लैनेट है। ठीक है, तो देखिए दो प्लैनेट्स, दो ऐसे स्टार्स है जो बिल्कुल साथ साथ में है, मतलब ज़्यादा दूर, ज़्यादा उनका गैपिंग नहीं है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके आसपास अगर कोई प्लैनेट है, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्टार, उसको कहते हैं सर्कम प्राइमरी प्लैनेट, एंड देन इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी स्टार, उसे कहते हैं सर्कम सेकेंडरी प्लैनेट। ठीक है, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल से पता चलता है। अगर कोई टेलीस्कोप यहाँ पर जाएगा भी तो वो कभी पता ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर कोई प्लैनेट है जो एक्चुअली मूव कर रहा है, राइट। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ये असर्टन करने में कि सच में कोई प्लैनेट ही है जो एक साथ दो डिफरेंट स्टार्स को रोटेट कर रहा है या फिर ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीका वायरस। नाउ जीका वायरस के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली इसके आउटब्रेक्स काफ़ी आ रहे हैं। ओके, ये पहली बार रीसस मंकीज के अंदर देखा गया था, जो कि जीका फॉरेस्ट है एक युगांडा के अंदर। 1947 में पहली बार ये देखा गया था। 1952 में यानी कि 5 सालों के बाद ये ह्यूमंस में पहली बार आया युगांडा के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1952 से लेकर के 2006 तक टोटल सिर्फ 14 केसेस थे, वो भी एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका में, बस इसी एरियाज में केसेस थे, एंड दैट टू टोटल ऑफ 14, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा केसेस नहीं थे। 2007 में पहला आउटब्रेक होता है एट अ प्लेस कॉल्ड एज आइलैंड ऑफ याप, दैट इज इन माइक्रोनेशिया इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, इस एरिया में पहला आउटब्रेक होता है और यहाँ से एक्चुअली जीका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसके 8 सालों के बाद यानी कि 2015 में ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का एक प्लेस है, वहाँ पर आउटब्रेक होता है एंड धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होते होते इसके अंदर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होने लगे। उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन था दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली का मतलब है जो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है जो भी पैदा नहीं हुआ है, उसका ब्रेन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। आप इस इमेज को देख सकते हैं। देखिए इस इमेज में आप ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे की हेड साइज जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई, कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल हो गई है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रोसेफली नाम का एक बीमारी है। नाउ इसके अलावा जो जीका वायरस है इट में ऑल्सो कॉज गिलीन बैरे सिंड्रोम। गिलीन बैरे सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम है, ये भी कॉज कर सकता है। गिलीन बैरे सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही पेरिफेरल नर्वस, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके ऊपर अटैक कर देती है, एंड दैट इज ऑल्सो मेनली इन चिल्ड्रंस। ठीक है, सो आप देख सकते हैं माइक्रोसेफली एंड गिलीन बैरे सिंड्रोम, ये दो टाइप की बीमारियां हैं जो जीका वायरस डायरेक्टली कॉज कर सकते हैं। ओके, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। ये वही मॉस्किटो है जिसके कारण डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, और वेस्ट नाइल वायरस जो है, येलो फीवर है, ये सब का सब सेम मॉस्किटो के कारण फैलता है। ये जो वायरस है, जो जीका वायरस है, ये दिन के टाइम में फैलता है, यानी कि जो मॉस्किटोज दिन में काटते हैं, ये मॉस्किटोज हमेशा दिन में काटते हैं, तो जीका फैलता है, ध्यान रखना है आपको। देखिए 2016 में क्या हुआ था, जीका वायरस वाज डेजिग्नेटेड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय डब्ल्यूएचओ। देखिए डब्ल्यूएचओ का ये काम होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका एक काम होता है कि कोई भी अगर डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उसको इस चीज़ को नोटिफाई करना होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को पैंडेमिक डिक्लेयर करने से पहले जो प्लेस है दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जैसे कोविड भी आया था, कोविड को पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद उसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, सो पैंडेमिक डिक्लेयर करने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है जीका वायरस। मतलब सोचिए इतना बुरी तरह स्प्रेड हो गया है। अगर आप इसको रिलेटिवली देखेंगे तो अगर आपको ये चीज़ समझ आएगा, देखिए कि 2006 से पहले 1952 से लेकर 2006 तक सिर्फ 14 केसेस आए, यानी कि ऑलमोस्ट 60 ईयर्स में सिर्फ 14 केसेस आए। देन अगले 10 और 15 सालों के बीच में अचानक से इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि दैट इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, 9 2015 से लेकर 2017 के बीच में अराउंड 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस कंफर्म होने स्टार्ट हो गए। 2019 आते आते अराउंड 87 कंट्रीज के अंदर ये फैल चुका था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर देखिए जो अर्लीस्ट एविडेंस आया था दैट वाज इन 1952, बट इट वाज अ आइसोलेटेड इंसिडेंट। इसमें कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ था, कोई भी फैला नहीं था। इंडिया के अंदर जो पहला आउटब्रेक आया था दैट वाज इन 2017, जहां पर गुजरात में 3 केसेस आए थे, तमिलनाडु में 1 केस आया था। 2018 में फिर से एक आउटब्रेक आया जहां पर एमपी एंड राजस्थान में केसेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए एंड इट वेंट बियॉन्ड 100 केसेस। फिर 2019 में अगेन केरला, महाराष्ट्र, यूपी में आप देख सकते हैं, यूपी के अंदर अभी रिसेंटली 2021 में आउटब्रेक आया हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंडिया के अंदर ऐसे फैलना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, मसल जॉइंट पेन, मलाइज, हेडेक, ये सब चीज़ें हैं।
इसको फैलने में 3 से 14 दिनों तक का टाइम लगता है। यानी कि एक बार अगर ये वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो सिम्टम शो करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा वो 3 से 14 दिनों का लगता है। इतना दिन तक आपके बॉडी के अंदर ये डॉर्मेंट रह सकता है। स्पेशली देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका जो फीटस होता है वो सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्शन के रिस्क पे होता है। बिकॉज जैसा हमने देखा, माइक्रोसेफली एंड गिलेन बेरीज सिंड्रोम नाम की 2 बीमारियां ऐसी हैं जो कि इसके कारण फैल सकती हैं। देखिए, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। ये एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है जो कि एडिस मॉस्किटो के कारण फैलता है। ये इन्फेक्टेड मदर से डायरेक्टली फीटस में जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू ब्लड और एनी अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। मोस्ट पीपल डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स। ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिंपल माइल्ड इलनेस होता है हर एक एज ग्रुप में एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़्यादा खतरनाक है, बाकी सबके लिए नॉर्मल है। होस्ट फीटस में डेवलप कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, स्पेशली एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, जैसा हमने पीछे भी देखा था माइक्रोसेफली का फोटो। नाउ लैब कंफर्मेशन अगर करना हो तो उसके लिए ब्लड और यूरिन सैंपल दोनों, मतलब इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए होगा। ब्लड या यूरिन सैंपल से हम डायरेक्टली जीका वायरस को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन यहाँ प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है जीका वायरस से फाइट करने के लिए। क्या सजेशंस है, कैसे हम जीका वायरस से फाइट कर सकते हैं? देखिए, अभी इंडिया जो है कोविड से लगातार फाइट कर रहा है। इंडिया शुड यूज द रिसेंट डिजीज आउटब्रेक, जो कोविड का आउटब्रेक आया था, अभी उसके बाद जीका का आउटब्रेक आ गया है, एज एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए टू स्ट्रेंथन द डिजीज सर्विलेंस सिस्टम एंड हेल्थ डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इन द कंट्री। हमें अपने डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अलावा हमारे कंट्री में जितना भी हेल्थ डेटा रिकॉर्ड होता है या फिर जितना भी हेल्थ डेटा रिपोर्ट होता है, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अलावा कोविड के टाइम में हमने अपने लैब की कैपेसिटीज को बहुत इंक्रीज कर लिया है। दिस इंक्रीज कैपेसिटी शुड बी यूज्ड to conduct testing for other emerging infections. तो देखिए, COVID is not the last infection that will happen to humanity. There are going to be many other outbreaks also. ठीक है। अब उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना जरूरी है। तो उसके लिए अगर हम लगातार जो भी इमर्जिंग इन्फेक्शन है उसके ऊपर लगातार हम चेक्स या फिर चेक करते रहें और हम पता लगाते रहें, लगातार टेस्टिंग करते रहें, तो हम पता लगा सकते हैं और उसको आने से पहले उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट हम प्रॉपरली फाइट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए, 2015 में जो आउटब्रेक आया था, दैट वाज डन बाय अ न्यू वेरिएंट ऑफ जीका दैट इज कॉल्ड एज अमेरिकन लीनिएज। इससे पहले जो ऑलरेडी जो युगांडा एंड डिफरेंट एरियाज में जो फैल रहा था, दैट वाज ड्यू टू साउथ एशियन लीनिएज। तो अब देख सकते हैं जीका वायरस इज ऑल्सो म्यूटेटिंग इटसेल्फ। इंडिया के अंदर भी जो आया था, दैट इज जो ओरिजिनल वाला था साउथ एशियन लीनिएज, उसी का जो डेटा था, मतलब वही शो किया गया था कि जीका में जो ओरिजिनल जीका है वही इंडिया के अंदर फैला है। और इंडिया के अंदर गुड न्यूज़ ये थी कि कोई भी माइक्रोसेफली का केस नहीं आया था। ठीक है। इसके बावजूद इंडिया के अंदर सिस्टमैटिक सर्विलेंस की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबल लेवल पे सिस्टमैटिक सर्विलेंस की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा हमें मॉस्किटो कंट्रोल के मेजर्स लेने होंगे ताकि जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर जीका वायरस या फिर कोई भी पर्टिकुलर न्यू इमर्जिंग इन्फेक्शन फैल रहे हैं, उस पर मॉस्किटो को हम रोक सकें। इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेटेड एक्शंस लेने होंगे बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जाकर लोकल लेवल्स पे काम नहीं कर सकती है। उसके लिए काम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत, इन सबको बनाया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसीज बनाएगी तो इससे प्रॉपर्ली कॉपरेट करना होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टू डेवलप ज्वाइंट एक्शन प्लान्स अगेंस्ट वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शंस। पब्लिक के हेल्थ की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और स्टेट को प्लस म्यूनिसिपैलिटीज को, दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा यहाँ पर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीका वायरस। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑफ GS4 ऑफ एथिक्स। दिस इज अबाउट कंपैशन एंड काइंडनेस। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज काइंडनेस। नाउ, काइंडनेस इज द एक्ट ऑफ बीइंग केयरिंग और वार्म इन स्पिरिट। इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वार्म हार्टेड, considerate, humane, and sympathetic. A simple gesture such as thanking someone, sharing food, or helping an elderly person constitutes an act of kindness. तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप समझ गए काइंडनेस का सीधा सा मतलब क्या है, कि अगर आप किसी भी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव ऑफ योर्स, दैट इज कॉल्ड दिस काइंडनेस। अब वो छोटी छोटी चीज़ भी काइंडनेस हो सकती है। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जो आप अपने आंसर्स वगैरह में सबमिट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे देखिए, गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। जैसा आपको पता है, पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे उनको अब उनके चलती हुई मतलब ट्रेन से उतार दिया गया था। बट स्टिल ही डिड नॉट बिकम एंग्री, ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर, ही ऑलवेज ट्रीटेड ऑल फॉरनर्स विद काइंडनेस। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे, किसी के अगेंस्ट उन्होंने कभी भी इस चीज़ का गुस्सा निकालने की कोशिश नहीं की। ही ऑलवेज रिमेन काइंड, ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंस एज अ मेथड टू गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ही नेवर वेंट टू वायलेंस। तो ये दिस एक्चुअली शोज गांधीज काइंडनेस। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जब उनको 27 ईयर्स तक प्रिजन के अंदर रखा गया था, उसके बाद जब उनको निकाला गया, स्टिल ही अग्रीड टू वर्क कॉर्डियली विद द व्हाइट्स।
देखिए व्हाइट ऑब्लिक ब्लैक का जो रेसिज्म होता है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पहले बहुत ज़्यादा होता था। दिस रेसिज्म के कारण ही नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स के लिए जेल में रहना पड़ा था। जब वो बाहर निकले उसके बावजूद वो वाइट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि यही मतलब वही वाइट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली उनको 27 सालों तक जेल में रखा था। बट ही नेवर शोड एनी डिसरिस्पेक्ट या फिर डिसरिगार्ड टू एनीवन। ही नेवर अलाउड एनी रिफ्ट टू डेवलप बिटवीन डिफरेंट रेसेस इन द कंट्री। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने किसी भी तरीके का कास्ट प्रॉब्लम्स या फिर रेस प्रॉब्लम्स बढ़ने नहीं दिया था। हिज काइंडनेस वॉज नॉट साइन ऑफ वीकनेस, कभी उन्होंने इसको एक वीकनेस की तरह नहीं लिया, बट रादर हिज मेंटल स्ट्रेंथ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब देखिए हमें कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देने होते हैं अपने GS4 के आंसर्स में। उसके लिए रिसेंटली एक छोटा सा केस स्टडी आया है। उड़ीसा में एक वुमेन है, शी इज़ द वुमेन, इनके हस्बैंड प्लस इनके डॉटर दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, नो रिलेटिव केम टू हेल्प हर आउट। ठीक है, कोई भी रिलेटिव नहीं आया जो उनकी हेल्प करने आ सके। वहाँ पर उनके नेबरहुड में देयर वाज अ रिक्शा पुलर, ही इज़ द मैन, ही इज़ द रिक्शा पुलर एंड शी इज़ हर वाइफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नो रिलेटिव्स केम टू हेल्प हर। अब इनके नेबर जो है दिस रिक्शा पुलर एंड इनकी वाइफ, इन्होंने इन ओल्ड वुमेन का काफ़ी ध्यान रखा। दे हेल्प दैट वुमेन इमेंसली इवन एट ऑड आवर्स, जब भी इनको जरूरत पड़ती थी दे ऑलवेज केम टू द रेस्क्यू। ठीक है, अब रिसेंटली न्यूज़ ये आया है कि इन्होंने अपनी एक विल बनाई है। ठीक है, जो वसीयत कहते हैं, वसीयत बनाई है और दे शी डिसाइडेड टू बिक्विथ, बिक्विथ मतलब दे देना, ऑल हर ज्वेलरी प्रॉपर्टी एंड 3 स्टोरी बिल्डिंग वर्थ 1 करोड़ टू दैट रिक्शा पुलर। तो इसको इनको सारा का सारा चीज़ दे दिया, अपनी सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टीज एंड 3 स्टोरी बिल्डिंग जो कि जिसका वर्थ अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ है, ये सारा का सारा इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया गया है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अच्छा ब्यूटिफुल केस स्टडी फॉर कंपैशन एंड काइंडनेस दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स. So this was all for discussion. Let's try to revise the things that we have studied today. आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देने हैं. इसके आंसर्स आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे. Okay, the first topic is Gadchiroli is the Naxal affected area in Chhattisgarh. Second is Greyhound forces have been set up to fight Naxals in Maharashtra. Third is Glasgow facility has been launched at COP26 to plant 1 million trees by end of 2030. Fourth is proposal to change the name of a railway station must be passed by Ministry of Railways. Next is Kattupanyan is an ancient text rediscovered after centuries. Next is actual planets have very thin crust and thus cannot be habitable. Coals are formed by consumption of methoxyl groups by microbes. M87 is a new habitable planet found by NASA's new satellites. Event Horizon is the part of a black hole that surrounds the singularity. Devamorite is a new mineral discovered from Earth's lower mantle. There has been no Zika outbreak in India so far. Only small patches of cases have been found. So these were some statements जिसके आपको ट्रू या फॉल्स के आंसर में फॉर्मेट में आंसर देने हैं. यू कैन आंसर इन सिंपल ट्रू या फॉल्स में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं. इसके आंसर आपको कल बताएंगे. कल के आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं. First statement is COP27 has been planned to be hosted by UAE. No, this is a wrong statement. This is a false statement. इसको कौन कर रहा है? इसको कर रहा है इजिप्ट के अंदर जो प्लेस है शर्म एल शेख, वो उसको कर रहा है, प्लान कर रहा है. ठीक है, COP28 को कौन करेगा? यूएई करेगा. COP28 को यूएई करेगा. नेक्स्ट इज GRAP हैज बीन मेड टू मॉनिटर द पॉल्यूटेंट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, बिकॉज GRAP जो है ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ ये न्यू दिल्ली, NCR, हरियाणा एंड राजस्थान के लिए ही इसको बनाया गया है. नाउ नोरोवायरस कैन स्टे डॉर्मेंट इन अ ह्यूमन बॉडी एंड शो सिम्टम्स आफ्टर 1 month. दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. वो इमीडिएटली 24 से 48 घंटे के अंदर शो कर देता है. पाकिस्तान हैज ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इन लास्ट 5 years. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद पाकिस्तान. काशी विश्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. RBI हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम अंडर इट्स पावर एक्ट ऑफ RBI Act 1934. दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. Next is the complainant just need to specify the scheme under which it wishes to file the complaint. This is a false statement. यही चीज़ चेंज की गई है कि अब उसको स्कीम के बारे में बताना नहीं होगा, वो सिंपली बोल सकता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. डेफिशिएंसी इन सर्विसेज कैन नाउ बी अ पार्ट ऑफ कि क्यों वो कंप्लेन फाइल कर रहा है. सो दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कशन. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.